हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, सीटेट दिसंबर 2024 को टारगेट करते हुए हमारी क्लासेस कंटिन्यू हैं। सीटेट दिसंबर 2024 के हैं या जनवरी 2025, ठीक है। तो हमारी जो एसएसटी की क्लासेस है वो कंटिन्यू चल रही हैं, जिसमें यह जो आज आप चैप्टर देख पा रहे हैं, चैप्टर 7 है रेगिस्तान में जीवन। ओके, ये जियोग्राफी है क्लास 7th की। आपको पता है क्लास 6 के एनसीईआरटी में जो जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, वो कंप्लीट हो चुकी है। क्लास 7th चल रहा है और उसमें भी क्लास 7th की जो जियोग्राफी है, भूगोल है, उसका ये लास्ट चैप्टर है, ठीक है। इसी चैप्टर के साथ क्लास 7th की जियोग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगी। यदि आपने सभी क्लासेज देख ली हैं, इसका मतलब आपने क्लास 6 की पूरी जियोग्राफी पढ़ ली, आपने क्लास 7th की पूरी जियोग्राफी पढ़ ली। इस क्लास के बाद आपकी पॉलिटी शुरू करेंगे। ध्यान दीजिए, इस क्लास के बाद आपकी क्या होगी, पॉलिटी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो हमने क्लास 6 7 दोनों की नहीं पढ़ाई है। तो जब पॉलिटी पढ़ा लेंगे क्लास 6 और 7 की, उसके बाद फिर क्लास 8 को शुरू करेंगे। तो रेगिस्तान में जीवन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप लोग बहुत कंसंट्रेट होकर के इस चैप्टर को पढ़ें। अभी जो रिसेंटली पेपर आपका हुआ है 7 जुलाई 2024 में, उसमें भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। ये देखिए, लद्दाख के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प चुनिए। तो ये प्रश्न जो है आपका इसी चैप्टर से पूछा गया है, ये 7 जुलाई का पेपर है। इसी तरीके से बहुत सारे प्रश्न इस चैप्टर से पूछे गए हैं। आइए शुरू करते हैं, देखिएगा। चलिए, पेन कॉपी लेके बैठिए, जो इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, महत्वपूर्ण लाइन है, उसको आप तुरंत नोट करें। कहता है कि चैप्टर 5 में आप पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे, पशुओं एवं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन पॉसिबल नहीं है। पेड़ पौधे हों या पशु हों या हम मनुष्य ही क्यों ना हों, जहाँ पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों को यानी कि जानवरों को चरने के लिए घास ना हो एवं फसलों के उगने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन ही होगा, कुल मिलाकर इम्पॉसिबल ही होगा। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहां लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख चुके हैं। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म हैं, तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। भाई, नॉर्मल जो प्लेस है वहाँ पे तो लाइफ पॉसिबल है, आदमी सरवाइव कर लेगा, लेकिन जहाँ हाई टेम्परेचर है वहाँ भी वो भी बहुत कष्टदायक है, वहाँ भी रहना पॉसिबल नहीं है। और जो बहुत ज़्यादा, जिसका लो टेम्परेचर है, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, वो भी परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती हैं। लेकिन लोग क्या है कि ऐसी कंडीशन में भी रहना सीख चुके हैं, है ना, क्योंकि ये बॉडी है, इसको जैसा चाहो वैसा बना लो। इनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म है, कुछ बर्फ की तरह ठंडे हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति का मतलब होता है बहुत कम पेड़ पौधे। 4 पेड़ पौधे यहाँ हैं, 4 वहाँ हैं, 4 वहाँ हैं, ऐसे करके, ठीक है, बहुत कम। एवं हाई टेम्परेचर होता है। तापमान के बेस पे रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। टेम्परेचर के आधार पर रेगिस्तान गर्म भी हो सकता है, रेगिस्तान ठंडा भी होता है। इन स्थानों में जहां कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहां कृषि करने के लिए बस जाते हैं। यदि पानी है तो वहां पे थोड़ी बहुत खेती संभव हो पाती है और लोग वहां पे बस जाते हैं ताकि वहां से कुछ खेती किसानी हो सके। रेगिस्तान के बारे में छोटा सा पॉइंट लिखा है। रेगिस्तान है क्या? यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं क्या होती हैं? हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर तथा बहुत कम पेड़ पौधे। क्योंकि रेगिस्तान बहुत गर्म भी होते हैं, बहुत ठंडे भी हो सकते हैं, तथा रेगिस्तान में जो वनस्पति है, जो पेड़ पौधे हैं, वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। आइए अब आते हैं अपने पॉइंट पे। गर्म रेगिस्तान है सहारा डेजर्ट, जो रेगिस्तान है, जो सहारा डेजर्ट है, इसके बारे में आपने पहले भी जाना होगा, पढ़ा होगा। पिक्चर आपके सामने है सहारा रेगिस्तान की, ध्यान से इसको देख लीजिए। अब आते हैं पॉइंट पे, चलिए। गर्म रेगिस्तान सहारा, विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए।
विश्व का मानचित्र आप देख सकते हैं या अफ्रीका महाद्वीप का मानचित्र देख सकते हैं। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैले सहारा के रेगिस्तान का पता लगाएं कि आखिर सहारा का रेगिस्तान है कहाँ पे। हम आपको जब ये वाला मानचित्र समझा रहे थे, इसमें हमने आपको सभी महाद्वीप समझाए थे, कौन सा महाद्वीप कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको बताया था कि जो सहारा मरुस्थल है वो कहाँ पे है। देखिए पॉइंट कह रहा था कि उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर, अफ्रीका महाद्वीप कहाँ है, ये अफ्रीका है, ठीक है। ये अफ्रीका ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के आपकी तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती हैं। इसी में आपका सहारा मरुस्थल है। कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, ये रहा, ये आपका यहाँ पे सहारा मरुस्थल है, ठीक है। तो ये उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैला हुआ सहारा मरुस्थल है, जो कि यहाँ पे है, जिसके पास से ये कर्क रेखा गुजर रही है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैला है सहारा रेगिस्तान। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, चाहो तो नोट कर लो, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा मरुस्थल, ठीक है। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। और भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। क्या आपको ये याद था? सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ये जो 11 देश हैं आप इनको भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्रश्न पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा देश ऐसा है जिससे सहारा रेगिस्तान नहीं घिरा हुआ है। तो यदि आपको ये 11 पता होंगे तो जो एक आउट दे देगा बाहर से उसको आप निकाल पाएंगे। ये देश हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। ये वो देश हैं, ठीक है, जिनसे सहारा रेगिस्तान घिरा हुआ है। और ये देश कितने हैं, 11 देश हैं। इतनी बात क्लियर होती है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट की तरफ चलते हैं। कहता है रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता होगा। कह दिया रेगिस्तान, तो रेगिस्तान का मतलब हमारे दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो गई कि उसमें सिर्फ बालू ही बालू होगी, रेत ही रेत होगी। परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, बल्कि वहां बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित यानी उठे हुए पठार भी पाए जाते हैं। सिर्फ रेत नहीं है, यहाँ बजरी के मैदान भी हैं, बजरी भी है, और नग्न चट्टाने भी हैं, उठे हुए पठार भी हैं। ये चट्टानी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। तो इतनी ऊंचाई भी है यहाँ पे सहारा रेगिस्तान में। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये देखिए है ना, ये क्या है, रेत भी है, बजरी भी है, और ये उठे हुए पठार भी हैं, है ना, ये सभी चीजें हैं, चट्टाने भी हैं। आगे बढ़ेंगे, इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड। ये देखिए यहाँ पे ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पे ये सहारा मरुस्थल दिखाया गया है। सहारा मरुस्थल जो है ये कितने देशों से घिरा हुआ है, 11 देशों से, जिसमें पहला था हमारा जैसे अल्जीरिया हो गया, चाड हो गया, चाड ये रहा। दूसरा था मिस्र कहाँ है, ये रहा मिस्र। फिर था आपका लीबिया कहाँ है इसमें, ये रहा इसके पास में लीबिया। माली, ओके, मोरितानिया, ये रहा मोरितानिया, ठीक है। मोरक्को हो गया, ये देखिए यहाँ पे मोरक्को की अगर बात करें तो वो दिख रहा है इसमें, मोरक्को पश्चिमी सहारा हो गया। माली, नाइजर, चाड, सूडान, इरिट्रिया। अच्छा मोरक्को नहीं दिया है, नाइजर तो दिया है, ये रहा नाइजर हो गया, सूडान हो गया, है ना, ट्यूनीशिया हो गया। ट्यूनीशिया भी इसमें कहीं पे नहीं दिया है, कोई बात नहीं है। और पश्चिमी सहारा दिया है, पश्चिमी सहारा ये रहा। ये सब इतने देशों से घिरा है, ओके। यहाँ बीच में फिर सहारा मरुस्थल है। इतनी बात क्लियर है, वेरी गुड। अब देखिए, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि क्या आप जानते हैं, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। सोचो, मतलब जो है कि जो पहले हरा भरा मैदान हुआ करता था, आज वहाँ सिर्फ बजरी,
मैदान बजरी है, रेत है, बालू है और कुछ चट्टानें हैं। ठीक है, और वो पहले हरा भरा मैदान था। ऐसा क्यों हुआ? एटमॉस्फेयर चेंजेस की वजह से। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से पता चलता है कि यहाँ नदियां और मगरमच्छ पाए जाते थे। बताओ, जहाँ पहले नदी बहती थी, मगरमच्छ रहते थे, हरे भरे पेड़ पौधे थे, आज वो सिर्फ रेत का जो है कि भूखंड बन गया है। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु, बकरियां, सामान्य जानवर यहाँ पहले रहते थे, परंतु यहाँ के जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म और शुष्क प्रदेश में बदल दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट, आगे बढ़िए। अफ्रीका महाद्वीप में सहारा को यहाँ पे दिखाया गया है। फिर यहाँ पे कह रहा है, क्या आप जानते हैं? देखिए, सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, अल अजीजिया क्षेत्र जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिणी भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। ध्यान रखिएगा। अगर हम जलवायु की बात करें डियर फ्रेंड, देखिए जलवायु की बात करें तो सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म और शुष्क है। बहुत गर्म भी है, बहुत शुष्क भी है। यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए ही होती है, बारिश बहुत कम होती है। भाई जब पेड़ पौधे नहीं है तो बारिश वहाँ कहाँ से हो जाएगी। यहाँ आकाश बादल रहित, यानी कि आकाश में बादल दिखाई नहीं देते। जो आकाश है बिल्कुल निर्मल, साफ, स्वच्छ दिखाई देता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। कहने का मतलब यहाँ पे नमी नहीं होती जमीन में, वो जो भी नमी रहती है, अगर बारिश हुई भी है तो जो जमीन में जो नमी है वो गर्मी की वजह से वाष्प बन करके उड़ जाती है और फिर वो जमीन सूख जाती है। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे इतने गर्म हो जाते हैं। दिन के समय टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है। सोचो कितना गर्म होता होगा, जिससे रेत एवं नग्न चट्टानें बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। इनके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। भाई मान लीजिए जो चीज़ यहाँ पे गर्म हो रही है, अब ये बहुत गर्म हो गया है तो इसके जो आसपास का क्षेत्र होगा वो भी तो गर्म होगा ना, क्योंकि इसकी जो गर्मी है वो ऐसे, इसका जो टेम्परेचर उसका विकिरण हो रहा है। विकिरण का मतलब जो आसपास का क्षेत्र है वो भी गर्म हो रहा है। जैसे नदी है, नदी के किनारे आप थोड़ी दूर पे बैठो तो कितनी ठंडाल आती है, कितना ठंडा ठंडा महसूस होता है, क्योंकि वहाँ पे जो ठंडक है कह सकते हैं उसका विकिरण हो रहा है। ठीक है, उससे चारों तरफ ठंडाल पहुँच रही है। वही यहाँ पे हाई टेम्परेचर का है, उसका चारों तरफ विकिरण होता है तो आस पड़ोस की चीज़ें गर्म हो जाती हैं। रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं और तापमान गिरकर हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सोचो कहाँ 0 डिग्री और कहाँ 50 डिग्री, कितना अंतर है। ठीक है, आधे आधे का फर्क है। इतना गर्म हो जाता है फिर इतना ठंडा हो जाता है। अगर हम यहाँ के वनस्पति और प्राणी जात की बात करें तो सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़, एकेशिया पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुद्यान, खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप भी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियां एवं छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। क्या आप जानते हैं वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं, कि यहाँ पहले मछलियाँ भी थी और मछलियाँ तब होंगी जब यहाँ पे पानी होगा, जीवन होगा। ये कह रहा है सहारा रेगिस्तान में मरुद्यान। मरुद्यान का मतलब ये देखिए, इस तरीके से कुछ पेड़ पौधे होते हैं तो उसको मरुद्यान कहा गया है। इसके बारे में और अभी आप यहाँ पे नीचे पढ़ेंगे। ये देखिए मरुद्यान कैसे बनता है, इसको पहले पढ़ लीजिए ताकि ये शब्द क्लियर हो जाए। मरुद्यान वाला, जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाता है। जहाँ से रेत को हवा उड़ा करके ले गई, अब वहाँ गड्ढा बन गया। जहाँ गर्त में भूमिगत जल जो है, जो अंदर पानी है, वो ऊपर आ जाता है, वहाँ मरुद्यान बनते हैं। जब पानी ऊपर आएगा, नमी होगी तो छोटे छोटे पेड़ पौधे उगना शुरू हो जाएंगे और वहाँ मरुद्यान बन जाएगा। ये जो क्षेत्र है वो उपजाऊ होते हैं, लोग इनके आसपास निवास करते हैं
और खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें भी उगा लेते हैं। कभी कभी ये जो मरुद्यान है वो असामान्य रूप से भी बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। मोरक्को में टेफिलालेट मरुद्यान ऐसा ही एक विशाल मरुद्यान है। आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि टेफिलालेट मरुद्यान कहाँ है, ये मोरक्को में है। एक ऐसा विशाल मरुद्यान है जो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह आपसे पूछ लेगा मोरक्को में स्थित टेफिलालेट मरुद्यान का क्षेत्रफल कितना है, तो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। अब जो सहारा रेगिस्तान है, यहाँ के जो लोग हैं उनकी हम बात कर लेते हैं कि लोगों की क्या दिनचर्या है, वो क्या कैसे अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं। समझिए पॉइंट को। सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं, जो भिन्न भिन्न एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, क्रियाकलाप में भाग लेते हैं। इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल हैं। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट एवं घोड़े जैसे पशुधन को पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है डियर फ्रेंड। क्या मिलता है? बकरी से दूध, भेड़ से दूध, ऊंट है ना, इन सब से इनको दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा भी प्राप्त करते हैं। और पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए भी किया जाता है। धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। सहारा रेगिस्तान में रहने वाले लोग, यहाँ के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि यहाँ पे धूल भरी आंधियाँ चलती हैं और वायु गर्म रहती है। ठीक है, कथन दे देगा। कथन ए कहेगा कि कथन ए में लिख देगा कि सहारा रेगिस्तान के लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। नीचे कारण दे देगा। सहारा रेगिस्तान में धूल भरी आंधियां चलती हैं तथा गर्म वायु बहती है। तो अब जो नीचे कारण रहेगा वो ए को एक्सप्लेन करेगा कि भाई यहाँ पे लोग ऐसे वस्त्र क्यों पहनते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न यहाँ पे घुमा के बना देगा। चलिए, सहारा में मरुद्यान एवं मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ एवं सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाए जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जो मिस्र में उगाई जाने वाली कपास है। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम भी इंक्लूड हैं, सम्मिलित हैं। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन और ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। भाई यहाँ की जो सांस्कृतिक जीवन शैली है, जो लाइफ स्टाइल है, अब लोगों को उसमें भी परिवर्तन आ रहा है, चेंजेस आ रहा है। मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन, ऊंटों के जो प्राचीन मार्ग हुआ करते थे जहाँ से ऊंट गुजरते थे, आज वहाँ सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊंटों का स्थान अब ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम कर रहे हैं। जो विदेशी पर्यटक आते हैं, तुआरेग लोग क्या करते हैं, उनको घुमाने ले जाते हैं, बढ़िया बढ़िया जगह दिखाते हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल एवं गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढते हैं, नौकरी करते हैं। तो ये बात हो गई सहारा मरुस्थल के लोगों की। चलिए, अब तक हम पढ़ रहे थे गर्म रेगिस्तान यानी कि सहारा मरुस्थल को। अब हम पढ़ेंगे ठंडा रेगिस्तान अर्थात लद्दाख के बारे में। पहले तो लद्दाख के शब्दों को समझिए। लद्दाख शब्द दो शब्दों से बना है। ला का अर्थ है पर्वतीय दर्रा तथा दाख का अर्थ है देश, यानी कि पर्वतीय दर्रों वाला देश लद्दाख हो गया। ठीक है, क्या आप जानते हैं पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास यानी कि लद्दाख में स्थित है। आइए पहुंचते हैं पॉइंट पे। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख के बारे में हम जानते हैं, पढ़ते हैं।
देखिएगा, जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में वृहत हिमालय स्थित है। जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में वृहत हिमालय में स्थित वृहत जो बड़ा हिमालय है उसमें स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां, दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। प्रश्न पूछ लेगा, लद्दाख के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणियां स्थित हैं? काराकोरम पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। जास्कर में कौन सा पर्वत स्थित है? दक्षिण में कौन सा पर्वत स्थित है? दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं। आपको ध्यान रखना है, अनेक नदियां भी ध्यान रखना है, जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है, और सिंधु को भी ध्यान रखना है। दो तरीके से प्रश्न पूछा गया है इस लाइन से। एक बार पूछा गया कि यहां से अनेक नदियां बहती हैं, एक बार पूछा गया कि अनेक नदियों में कौन सी नदी प्रमुख नदी है। तो अनेक नदी भी बह रही हैं और सिंधु नदी उसमें प्रमुख है। ये नदियां गहरी घाटियों एवं महाखड्ड गार्ज का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियां हैं, जैसे ग्रेंगी हिमानी। ठीक है, अगला प्रश्न पॉइंट, लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पॉइंट को ध्यान रखना है कि ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु शीतल और शुष्क होती है। इस ऊंचाई पर वायु परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता भी महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का जो तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है। गर्मी में क्या होता है, दिन का जो तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ज़्यादा होता है। रात में तापमान 0 से -30 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। -30 डिग्री सेल्सियस, सोचो कितनी ठंड होती होगी। शीत ऋतु में ये बर्फीला ठंडा हो जाता है और तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। चूंकि ये हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। ठीक है, यहाँ पे लद्दाख श्रेणी को दिखाया गया है, लद्दाख को दिखाया गया है, जम्मू कश्मीर है, श्रीनगर है, बारालाचा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लद्दाख का ये मानचित्र आपके सामने है, इधर पाकिस्तान है, इधर चीन है। देखिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं लद्दाख को खापाचान भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि, यानी कि बर्फों वाली भूमि। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे ये हम पढ़ रहे थे कि जो लद्दाख है ये हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ बारिश बहुत कम होती है। मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष यहाँ पे बारिश होती है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठें कि आपके पैर छाया में हों, तो आप एक समय पर ही ऊष्माघात एवं तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। यदि आप इस तरीके से बैठें कि आपके जो पैर हैं वो धूप में हो जाएं। ठीक है, यानी कि धूप में आप ऐसे बैठें कि आपके जो पैर हैं वो केवल छाया में रहें, बाकी आप धूप में रहें, तो फिर आप ऊष्माघात और तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। यहाँ की अगर वनस्पति और प्राणीजात की हम बात करें, यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। लद्दाख में वनस्पति विरल है, कारण क्या है? उच्च शुष्कता है। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटी में शरपत, विलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इनमें रॉबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवन एवं हूप यहाँ पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी हैं जो बाहर से आकर यहाँ रहने लगते हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। यहाँ से प्रश्न पूछ लेगा कि किस जानवर के दूध का उपयोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए होता है, तो यहाँ पे याक के दूध का उपयोग
पनीर और मक्खन बनाने के लिए किया जाता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे जो लोग हैं वो कैसे हैं, आइए उनको समझते हैं। पहले तो इसको समझिए। चीरू या तिब्बती एंटीलोप, चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है। शाहतूश क्या है? वो तिब्बती एंटीलोप का ऊन है जो वजन में हल्का एवं बहुत गर्म होता है। यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछ लेता है इस पॉइंट से, सो आप ध्यान रखेंगे। तो अब यहाँ पे जो लोग हैं उनकी बात कर लेते हैं। चलिए देखिएगा, क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत तथा मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध हैं। लद्दाख की बात कर रहे हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो या तो अधिकांश मुसलमान हैं या फिर बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोंपा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं यहाँ पे, जैसे हेमिश है, थिक्से है, शे है, लामायुरू है। ये कुछ प्रसिद्ध मठ हैं। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेब एवं शलजम की खेती करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। शीत ऋतु में जलवायु बहुत कष्टकारी होती है क्योंकि एक तो पहले से ही क्षेत्र ठंडा है और शीत ऋतु में भी -40 डिग्री सेल्सियस हर समय यहाँ पे टेम्परेचर रहता है, तो जाहिर सी बात है बहुत कष्टकारी होता है। यहाँ की महिलाएं बहुत परिश्रमी होती हैं। वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी लेह है। सड़क एवं वायुमार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है लेह। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, ये थिक्से मठ है। क्या है? थिक्से मठ, क्योंकि आपको पता है लद्दाख में क्या है, बहुत सारे मठ पाए गए हैं, देखे जाते हैं। ठीक है, जैसे हिमसे हो गया, थिक्से हो गया, है ना, शे हो गया, लामायुरू हो गया। ये कुछ प्रसिद्ध मठ हैं यहाँ के, वो इस पिक्चर में दिखाए गए हैं। एक पॉइंट और यहाँ पे लिखा है कि क्रिकेट का जो सबसे अच्छा बल्ला होता है वो शरपत यानी विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। किस पेड़ की लकड़ी से? विलो। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था, देखिए ये हमने पढ़ा था, ये रहा, घाटी में शरपत यानी विलो और पॉपुलर के उपवन देखे जाते हैं। तो ये वही शरपत, वही विलो है जिससे बल्ले बनाए जाते हैं और सबसे अच्छा बल्ला इसी का बनता है। तो इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ का जो मुख्य पर्यटन है, यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप क्या है? पर्यटन। लोग देश विदेश से लोग यहाँ घूमने आते हैं। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोंपा दर्शन, घास के मैदानों एवं हिम नदों की सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण हैं। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय में संतुलन करना सीखा है। लद्दाख के लोगों ने बरसों से प्रकृति के साथ कैसे सामंजस्य बना करके रखना है, कैसे समायोजन बना करके रखना है, कैसे संतुलन बना करके रखना है, ये उन्होंने सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकतानुसार एवं मितव्ययिता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। ये हमें इनसे सीखना चाहिए। पारंपरिक वेशभूषा में लद्दाखी महिलाएं आपको नजर आ रही हैं। मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। रोहतांगला, बारालाचा ला, लुनगालाचा ला और टंगलंग ला। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच में खुलता है। जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है तभी खुलता है। बारालाचा ला आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस तरीके से ये चैप्टर होता है हमारा कंप्लीट। अब इस चैप्टर से पूछे गए प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न हम लेते हैं जो हमारी परीक्षा 7 जुलाई को हुई थी, उसमें जो प्रश्न पूछा गया था। पहला प्रश्न है कि लद्दाख के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। पहला पॉइंट कहता है लद्दाख से होकर बहुत सी नदियाँ बहती हैं कि नहीं बहती हैं, अभी आपने पढ़ा है।
अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है। हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा पाई जाती है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले ताप का अनुभव करता है। अब ये 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सही है कौन गलत है आइए हम देखते हैं। इस प्रश्न का आंसर हमको यहाँ से मिलेगा। पहला ऑप्शन कह रहा था कि लद्दाख से होकर बहुत सी नदियाँ बहती हैं। वेरी गुड, लद्दाख से होकर बहुत सी नदियाँ बहती हैं, यानी कि अनेक नदियाँ बहती हैं। जो हमारा ए ऑप्शन है वो राइट हो गया। बी कह रहा था कि अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल एवं शुष्क होती है। अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है या अत्यधिक शीतल और शुष्क होती है, एक ही बात है। कुल मिलाकर के जो बी ऑप्शन है वो भी राइट हो गया। सी कह रहा था कि हिमालय के वृष्टि छाया, सी ऑप्शन क्या कह रहा था देखिए, कह रहा था कि हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा पाई जाती है। तो यहाँ पे उच्च वर्षा नहीं पाई जाती है, ये वर्षा बहुत ही कम होती है, इसलिए जो सी ऑप्शन है वो कट जाएगा, क्योंकि ऑप्शन कह रहा था कि उच्च वर्षा पाई जाती है, जबकि वर्षा उच्च नहीं, हाई रेनफॉल नहीं होता है, बहुत ही कम रेनफॉल होता है, बहुत ही कम बारिश होती है, इसलिए सी ऑप्शन कट जाएगा। डी कह रहा था कि ये क्षेत्र बर्फीली हवाओं, डी कह रहा था कि यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है, यानी कि डी ऑप्शन भी राइट हो गया। ए बी डी राइट हो गया भैया, सी कट जाएगा। तो इस तरीके से इसमें जो सी ऑप्शन है ये कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, ठीक है, और ये कह रहा है कि हाई रेनफॉल होता है जबकि बहुत कम होती है बारिश, इसलिए ये कट जाएगा। बाकी बहुत सी नदियाँ बहती हैं, अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु बहुत अत्यधिक शीतल शुष्क है, यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले ताप का भी अनुभव करता है, इसलिए ए बी डी जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ के गया होगा उसने इस प्रश्न को सॉल्व किया होगा, नहीं तो नहीं हो पाया होगा। आपको पता है कि हम जो प्रश्न सॉल्व करवा रहे हैं आपको वो सिर्फ 2023 और 2024 के ही करवा रहे हैं, और हर क्लास में हर चैप्टर के प्रश्नों का सॉल्यूशन दे देते हैं। 2023 और 2024 में जितने प्रश्न पूछे गए उस चैप्टर से वही प्रश्न हम करवा रहे हैं, इससे पीछे हम नहीं जाते हैं। ठीक है, इससे पीछे कब जाएंगे? जब पूरा कोर्स पढ़ लेंगे फिर लास्ट में करेंगे। यह प्रश्न 6 फरवरी 2023 का है। कहता है तिब्बती एंटीलोप का शिकार इसके ऊन शाहतूश के लिए किया जाता है, क्यों? ये वजन में हल्का होता है, बहुत गर्म होता है, ये जानवर बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है, इसलिए ऐसा होता है क्या? अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ए सही है, बी सही है? आइए देखते हैं इसमें कौन सा सही है। ऑप्शन इसका हमको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, अभी हमने पढ़ा था। कह रहा था कि जो तिब्बती एंटीलोप है इसका शिकार इसके ऊन शाहतूश के लिए किया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा था ये वजन में हल्का होता है, वजन में हल्का होता है, ये पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन नंबर बी था कि ये अत्यधिक गर्म होता है। वेरी गुड, बी ऑप्शन कह रहा था अत्यधिक गर्म होता है, ये भी ठीक है। तीसरा ऑप्शन कह रहा था कि ये जानवर बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है, तो इसलिए ये है। सी कट जाएगा, ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे। और हाँ, अगर जैसे कह रहा था कि बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है, नहीं भैया, विलुप्त है, यानी कि विलुप्त होने की कंडीशन में है, विलुप्त होने की कगार पे है, बहुत अधिक संख्या में नहीं पाया जाता, इसलिए सी भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। शाहतूश जो है वो ऊन है, ये वजन में हल्का होता है, बहुत गर्म होता है, इसलिए ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे। ये जानवर बहुत अधिक संख्या में नहीं पाया जाता, ये विलुप्त होने की कगार पे है, तो इसलिए ए और बी ऑप्शन में आपके राइट हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न कहता है कि लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है, निम्न में से कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी है? लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स, वायुदाब और पवने, या फिर डिस्टेंस फ्रॉम द सी, यानी कि समुद्र से दूरी की वजह से यहाँ की जो जलवायु है वो शीतल और शुष्क है। किसकी वजह से है भाई? हमने अभी पढ़ा है कि यहाँ अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है। किसकी वजह से? अत्यधिक ऊंचाई के कारण। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन एल्टीट्यूड है, ऊंचाई, ये राइट हो जाएगा।
वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा देश सहारा रेगिस्तान में स्थित नहीं है? 11 देशों से सहारा रेगिस्तान घिरा हुआ है। अब इसमें कौन सा देश है जो आउट है, जो बाहर है, ठीक है, जिससे सहारा रेगिस्तान नहीं घिरा है? अगर आपको 11 के 11 पता होंगे तो अब इसमें जो नहीं होगा वो आप ढूंढ पाएंगे, अगर 11 नहीं पता होंगे तो आप नहीं ढूंढ पाएंगे, गलती कर देंगे। आइए ढूंढते हैं। अच्छा, ध्यान में रखिएगा, अल्जीरिया है, माली है, नाइजर है और जाम्बिया है। आइए ढूंढते हैं। यहाँ पे आपके प्रश्न का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आपको पता है सारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है, जिसमें ऑप्शन में हमारे कौन कौन से थे? ऑप्शन में अल्जीरिया था, दूसरा ऑप्शन में आपका माली था, 3 नंबर पे नाइजर था, 4 नंबर पे जाम्बिया था। क्या इसमें कहीं पे जाम्बिया दिख रहा है? लीबिया है, मोरितानिया है, मोरक्को है, सूडान, ट्यूनीशियन, पश्चिमी सहारा। नहीं भैया, जाम्बिया नहीं है, यानी कि इसका मतलब है जो डी ऑप्शन जाम्बिया है वही हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि हमसे नहीं पूछ रहा था। तो जाम्बिया इज द राइट ऑप्शन ओवर हेयर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कहता है भारत के ठंडे रेगिस्तान से होकर कौन सी प्रमुख नदी बहती है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, यमुना। ये ठंडा रेगिस्तान किसकी बात कर रहा है? ठंडा रेगिस्तान का मतलब है कि ये लद्दाख की बात कर रहा है। हमने कहा था, याद रखना, अनेक नदियां तो बह ही रही हैं, उसके साथ में सिंधु नदी प्रमुख है। कौन सी नदी प्रमुख है? सिंधु नदी प्रमुख है। नदियां तो अनेक बह रही हैं, लेकिन जो सिंधु नदी है ये प्रमुख है, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न कहता है लद्दाख के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख कम ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी और शुष्क होती है। लद्दाख में उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। 3 ऑप्शन हो गए, ध्यान रखिएगा ऑप्शंस को। अब इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है, वो हमको बताना है। प्रश्न का आंसर हमको यहाँ से मिलेगा। पहला ऑप्शन कह रहा था कि लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। वेरी गुड, पहला ऑप्शन टिक कर लो कि पहला सही हो गया। दूसरा ऑप्शन कह रहा था कि लद्दाख कम ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी और शुष्क होती है। नहीं प्यारे, अधिक ऊंचाई होने के कारण, अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क होती है, ठीक है। कम और अधिक सिर्फ 2 शब्दों में फेरबदल की वजह से ऑप्शन चेंज हो गया, तो बी ऑप्शन जो रहेगा वो कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि जहां अधिक होना था वहां पे इन लोगों ने कम लिख दिया, बी कट गया। सी ऑप्शन कह रहा था कि लद्दाख में उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल होती है, तो वो यहाँ पे लिखा है। वेरी गुड, यहाँ पे उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन भी हमारा राइट हो जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा ए है वो राइट हो गया, बी जो है ये कट गया, क्योंकि जहाँ पे कम है यहाँ पे अगर अधिक होता तो ये सही हो जाता, बी कट गया। और जो सी ऑप्शन है आपका वो भी ठीक है, यानी कि बी हटा दो, बाकी सब राइट कर दो। तो बी हटा दो, बाकी ए और सी आपके राइट हो जाएंगे। वेरी गुड, अगला प्रश्न लीजिए। प्रश्न कहता है सहारा रेगिस्तान के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आज का सहारा एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। सहारा मरुस्थल की जलवायु गर्म एवं शुष्क है। सहारा में रातें ठंडी होती हैं और तापमान गिरकर लगभग 0 डिग्री हो जाता है। सहारा रेगिस्तान में लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। 4 ऑप्शन है, अब हमें इसमें बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। आपके प्रश्न के चारों ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे। पहला कह रहा था कि आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान था। पूरी लाइन को सेम टू सेम इन्होंने उतार दिया है यहाँ से, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन था, यहाँ ये ए वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। ओके, दूसरा ऑप्शन कह रहा था कि सहारा मरुस्थल की जलवायु गर्म और शुष्क है। वेरी गुड, सही कह रहा है भाई, अत्यधिक गर्म और शुष्क है, ठीक है। बी ऑप्शन भी क्लियर हो गया। तीसरा ऑप्शन कह रहा था कि यहाँ पे रातें जो हैं नहीं, सी ऑप्शन कह रहा था, हाँ ठीक है, सहारा में रातें ठंडी होती हैं, रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं, तापमान गिरकर 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वेरी गुड, सी ऑप्शन भी राइट हो गया। चौथा ऑप्शन कह रहा था कि सहारा रेगिस्तान में जो लोग हैं वो यहाँ पे भारी कपड़े पहनते हैं, ठीक है।
यहाँ पे लोग क्या करते हैं, भारी वस्त्र पहनते हैं। क्यों? ताकि आंधी और गर्म वायु से बच सके। चार ऑप्शन क्लियर हो गए। ऐसे बार बार ऑप्शन पढ़ने से आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाता है, ठीक है। तो ये क्लियर है। एक समय में सहारा पूरा हरा भरा मैदान था। यहाँ की जलवायु गर्म और शुष्क है। यहाँ पे रातें ठंडी होती हैं, तापमान गिर करके लगभग 0 डिग्री हो जाता है। लोग यहाँ पे भारी वस्त्र पहनते हैं क्योंकि धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, ठीक है। तो सारे ऑप्शन यहाँ पे आपके राइट हो जाएंगे। ए राइट है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। कुल मिलाकर के ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुझे लगता है ये लास्ट प्रश्न होगा, ठीक है। प्रश्न कहता है कि सहारा, हाँ, प्रश्न को जानने से पहले आप जो है कि आपको बताना चाहेंगे कि इसी के साथ में, इस क्लास के साथ में आपका ये जो क्लास 7th की ज्योग्राफी है कंप्लीट हो जाएगी। 6 की पहले कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद में इसके बाद में हम पॉलिटी शुरू करेंगे, ठीक है। सहारा मरुस्थल के गुफा चित्रों में नदियों और विभिन्न प्रकार के जानवरों को दिखाया गया है। यह दर्शाता है सहारा के लोग बहुत कल्पनाशील थे, ये चीज़ दिखा रहा है, यानी कि गुफा से हमें ये जानकारी मिल रही है। या सहारा के लोग दुनिया घूमे हुए थे। सहारा के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हुआ था, या विदेशी सहारा के क्षेत्र में रहते थे। चलिए आइए इसके ऑप्शन को देखते हैं। प्रश्न का आंसर यहाँ पे मिलेगा। प्रश्न कह रहा था कि सहारा मरुस्थल के गुफा चित्रों में क्या है कि वहाँ पे नदियाँ हो गई और विभिन्न प्रकार के जानवरों को, जैसे कि ये सब जानवर हो गए, इनको दिखाया गया है। तो अगर गुफाओं में ये सब दिखाया गया है तो ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि यहाँ पे जलवायु परिवर्तन हुआ है, जिसकी वजह से ये बहुत गर्म और शुष्क प्रदेश हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सहारा के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हुआ था, ये चीज़ें हमें वहाँ के बनी जो गुफा में जो चित्र हैं वो बताते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो इस तरीके से ये चैप्टर्स और ये प्रश्न भी क्लियर हुए। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, ठीक है। क्लास कैसी रही आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद आपके जो है कि आपके कमेंट का दिल से स्वागत है। आप अगर लाइक और कमेंट करते रहते हैं तो थोड़ा हौसला बुलंद रहता है, हम आपके लिए मेहनत करने के लिए और ज़्यादा जो है कि प्रोत्साहित होते हैं। तो ये ज़रूरी है, अगर कोई मेहनत कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। और बाकी आपके लिए इस तरीके से एक एक चैप्टर, फिर उस चैप्टर से पूछे गए प्रश्न ढूंढ करके कोई नहीं लाएगा, इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो कैसी रही क्लास आप कमेंट जरूर करके बताएंगे। बाकी आगे क्लासेस आपकी कंटिन्यू है। जिसने अभी तक वीडियोस नहीं देखे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करेंगे सीधा प्लेलिस्ट खुल करके आपके सामने आ जाएगी। सीक्वेंस में वीडियोस को देखिए, तभी चीज़ों को आप समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।